कक्षा 9 और 10 के लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक जो आप अच्छी तरीके से उसके नंबर गेन कर सकते हैं। और आज मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपका टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव। ये जो टॉपिक है छात्रों, ये कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों दोनों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जैसा कि नेक्स्ट अर्धवार्षिक परीक्षा भी आपकी सोमवार को है, तो विशेष रूप से आज शाम को बैठ करके उस वीडियो को देखना आराम से, और 2 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं, बड़े ईजी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, क्या होता है एक्टिव और क्या होता है पैसिव, इनके ऊपर आप चर्चा करेंगे। एक्टिव का अर्थ होता है छात्रों सक्रिय होना, क्या होता है, और पैसिव का अर्थ होता है निष्क्रिय। इन अर्थ से ही इनके वाक्यों के अंदर पता पड़ जाता है कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। जिस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट खुद है वो अगर एक्टिव रहे तो वो वाक्य है एक्टिव वॉइस का कहलाता है। किस वॉइस का कहलाता है? एक्टिव वॉइस का। और जिस वाक्य के अंदर जो सब्जेक्ट है हमारा वो एक्टिव नहीं रहे और वो पीछे जाकर के बैठा हुआ, अपने यथास्थान पे ना बैठा हुआ हो, पीछे बाई लगा करके बैठा हुआ हो, तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। अब छात्रों, आपके जो सिलेबस के अंदर पूछा जाएगा या पेपर के अंदर जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा एक्टिव वॉइस का वाक्य, और हमें उसको पैसिव वॉइस के अंदर बदलना पड़ेगा। अब उसको बदलने के लिए कुछ नियम हमें याद करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे, उसके आधारित इनको चेंज करना होता है। मैं आपको आज बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले तो आपको 3 चीज़ें ज़रूरी आना होना चाहिए। 3 चीज़ें कौन कौन सी? हर वाक्य के अंदर एक तो सब्जेक्ट होता है और उसके अंदर वर्ब होती है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट होता है। इन 3 चीज़ की जब पहचान होगी और जब तक ये तीनों चीज़ें उस वाक्य के अंदर नहीं होगी तब तक हम इसका पैसिव में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये इनकी पहचान होनी चाहिए कि कौन उस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है, क्या उसकी वर्ब है और क्या उसका ऑब्जेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, ये जनरली एक एक्टिव वॉइस के वाक्य के अंदर फॉर्मेट रहता है। जो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है उसके अंदर इस प्रकार से सबसे पहले सब्जेक्ट बैठा होता है, फिर बाद में वर्ब बैठी हुई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट बैठा हुआ होता है। हमें करना क्या होता है, पैसिव वॉइस के अंदर जब हम चेंज करते हैं तो इतना ही करना है, जो ये ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। यानी ऑब्जेक्ट को पहले बैठाएंगे। पहले क्या बैठाएंगे? क्या बैठाएंगे? ऑब्जेक्ट को। और ये जो सब्जेक्ट है इनको बाई लगा करके पीछे जोड़ दिया जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? बाई लगा करके और वाक्य के अंत में जोड़ देंगे। उसके बाद में ये जो वर्ब होती है, इस वर्ब की हमेशा इसके अंदर जो पैसिव वॉइस के अंदर थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का। चाहे एक्टिव के अंदर कौन सी भी वर्ब की फॉर्म हो, चाहे फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, हमें पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा है वो थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये जनरली ऐसे रहता है, जो पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट पहले होगा, उसके बाद वर्ब होगी, उसके बाद में सब्जेक्ट होगा। जबकि एक्टिव वॉइस के अंदर पहले सब्जेक्ट बैठा होता है, फिर वर्ब होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को पहले बैठा देना है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद में क्या करना है? अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब को है वो थोड़ा चेंजेज करना पड़ता है, इसमें कुछ रूल्स होते हैं। अब एक्टिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी होती है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आती है। और मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म का। अब किस प्रकार से ये वाक्य बनेगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा कि किस तरीके से ये वाक्य बनता है। जैसे ये है एक्टिव वॉइस,
मैंने लिख दिया राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स ए लेटर, ये किस वॉइस का वाक्य है? एक्टिव का। और एक्टिव का हमें कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने जगह पे बैठा है, काम करने वाला ये सब्जेक्ट अपना काम कर रहा है, इसलिए जो ये वाक्य है वो कैसा है? एक्टिव वॉइस का है। और यही सब्जेक्ट अगर यहाँ अपने यथा पोजीशन पर ना बैठ करके अगर पीछे बैठा हुआ होता तो वाक्य किसका होता? पैसिव वॉइस का। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं? ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब, और ये हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे हम? इस ऑब्जेक्ट को पहले बैठा लेंगे। क्या है ऑब्जेक्ट? अ लेटर। उसके बाद में क्या करते हैं? इस वर्ब के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अगर जनरली हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ पे होगी तो वो यूज़ करेंगे। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैन वर्ब को देखेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म आई हुई है तो एक रूल है हमारा, अभी मैं सारणी आपको समझाऊंगा कि कौन सी वर्ब हो उस समय कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं या कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ लिया करते हैं। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उस समय हेल्पिंग वर्ब जो लगाते हैं वो लगाते हैं इज, आर, एम में से। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इज, प्लूरल हो तो आर, आई हो तो एम। यहाँ सब्जेक्ट ए लेटर है, ए लेटर सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, इसलिए क्या यूज करेंगे? इज। ए लेटर इज। और जो ये राइट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें इसकी वर्ब की क्या करेंगे? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और थर्ड क्या हो जाएगी? हैं, राइट की थर्ड फॉर्म रोट होती है रिटर्न। क्या होती है? रिटर्न। ए लेटर इज रिटर्न, और उसके बाद में बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है इसको पीछे लिख देंगे, बाई राम। अब प्रॉब्लम क्या आई? एक तो ऑब्जेक्ट को आगे बैठाना, दूसरा है जो यहाँ आ रही है इस वर्ब के अंदर सेंटेंस करने की। यह मैन वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म रहेगी। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म रहेगी। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है अभी मैं आपको एक सारणी बना कर बताऊंगा कि किस अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब आती है और कौन सी वर्ब हो तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया है? चेंज हो गया है पैसिव वॉइस में। तो जो ये एक्टिव वॉइस का वाक्य था राम राइट्स ए लेटर, उसका हो जाएगा ए लेटर इज रिटन बाई राम। अब ये कैसे आया बीच में? इनको याद करने की एक ज़्यादा आपको ज़रूरत ही नहीं है कि रट्टा मारें या फिर कहीं से क्या कैसे याद करेंगे। मैं आपको सिंपल सा एक इजी तरीका बताता हूँ, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे कि कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो एक इस प्रकार से सारणी बना लीजिए, और मैं यहाँ भले ही अच्छी बने या ना बने लेकिन आप इस प्रकार के ढंग से कॉपी में सारणी बनाना, और एक्टिव के अंदर जो होगा उसको पैसिव में किस प्रकार बदलेंगे वो देखिए। पहली बात, सबसे पहले यदि वाक्य के अंदर डू, डज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, क्या मिल जाए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाए, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस मिल जाए। क्या मिल जाए? एस या ई एस। इस दोनों ही बार पैसिव में क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे वो लेंगे इज, आर और एम में से। और मैन वर्ब तो आपको पता ही है हमेशा इसमें क्या लगानी है? थर्ड फॉर्म। यहाँ एक्टिव के अंदर कोई सी भी वर्ब आएगी, जब डू रह जाएगी तो उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म बैठी होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी तो भी अपन को क्या करना है? इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। और मैन वर्ब तो हमेशा इसमें याद रखना है थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा पैसिव के अंदर। बाकी छोड़िए, मैन ये हेल्पिंग वर्ब को याद रखिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं। ये रहेगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर। उसके बाद में अगर वाक्य के अंदर इज, आर और एम
ऑलरेडी पहले से आया हुआ हो, और जब ये आएगा तो उसके साथ में एक्टिव में जो वर्ब बैठी होगी वो फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी वाला रूप जो होता है वो फॉर्म बैठी हुई होगी। और जब ये ऑलरेडी आए हुए हो तो जब हेल्पिंग वर्ब उसमें दी हुई हो तो क्या करेंगे, इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे। हम पैसिव के अंदर भी लिखेंगे इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे, इसके साथ में एक शब्द जोड़ेंगे। क्या पता है? एक शब्द जोड़ देंगे, बीइंग। क्या जोड़ेंगे? बीइंग। क्या जोड़ेंगे? बीइंग। और मैन वर्ब है वो हमेशा क्या यूज लेंगे? थर्ड फॉर्म। इसमें आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगी जब इजारम होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का वाक्य होता है और प्रेजेंट कंटिन्यू में आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, लेकिन हम यूज करेंगे पैसिव के अंदर थर्ड फॉर्म का। उसके बाद में अगर आपको वाज, वर मिल जाए और इसके साथ में भी आईएनजी फॉर्म यूज होगी, कौन सी होगी? आईएनजी, जिसको हम वी फॉर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वी फॉर, यानी आईएनजी फॉर्म यूज होगी। तो पैसिव के अंदर भी क्या करेंगे? वाज, वर प्लस बीइंग। क्या करेंगे? बीइंग। और प्लस वर्ब की तो हमेशा इसमें क्या रहेगी? ये बार बार लिखना की जरूरत नहीं है, पैसिव में आपको याद रखना है मैन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। और अगर हैज, हैव, और जब हैज हैव होगी ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस का वाक्य होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर यहाँ आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो आपको पैसिव में भी चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, वही फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ करेंगे हैज, हैव प्लस इसके साथ में एक शब्द जोड़ेंगे बीन। इनको याद रखना, उच्चारण हो सकता है कि सेम लगता होगा, लेकिन ये लिखने में लेंगे, ये बीइंग है और ये क्या है? बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद में यदि हैड आ जाए तो भी पैसिव में हैड यूज करेंगे, इसके साथ में एक शब्द जोड़ेंगे बीन, यही वाला जो है जब के साथ में जोड़ना। और थर्ड फॉर्म तो हमेशा आनी है, और यहाँ भी आपको थर्ड फॉर्म में मिलेगी, इसके साथ में भी हेड के साथ में कौन सी क्रिया होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में नेक्स्ट आपको याद रखना है, यदि वाक्य के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हो, क्या हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड हो, तो फिर जो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो क्या करेंगे? वाज वर। अगर वाज वर पहले से आ रखा हो तो इसके साथ में बीइंग जोड़ेंगे, और खाली वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आई हो उस वक्त है वो वाज वर लिखेंगे, प्लस मैन वर्ब की हमेशा क्या जोड़ेंगे? थर्ड फॉर्म। इसके साथ में जोड़ेंगे नहीं, जब फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म आई हो उस समय अपन को साथ में क्रिया के साथ में जोड़ना कुछ है ही नहीं हेल्पिंग वर्ब के साथ में। और जब हेल्पिंग वर्ब आ रखी हो तो उसके साथ में ये आपको शब्द याद रखने हैं, बीइंग, बीन। और यदि विल या शैल हो और या फिर कोई भी मॉडल हो, क्या हो? मॉडल हो, तो वही यूज करना है विल या शैल, और इसके साथ में एक शब्द जोड़ेंगे बी। क्या जोड़ेंगे? बी प्लस मैन वर्ब की हमेशा क्या रहेगी? थर्ड फॉर्म रहेगी। यानी कोई भी मॉडल हो तो भी वो मॉडल सेम यूज करेंगे, उसके साथ में बी जोड़ देंगे। विल शैल होगा तो हेल्पिंग वर्ब विल शैल यूज करेंगे और साथ में बी जोड़ देंगे। इतना याद रह जाएगा। एक दूसरा और रहता है विल विल हैव और शैल हैव। क्या?
विल हैव और शैल हैव, तो वापस वही यूज करेंगे, विल हैव और शैल हैव, और उसके साथ में जोड़ देंगे बीन। क्या जोड़ेंगे? बीन। ये याद रखना बस, यही इज आर एन के साथ में क्या जोड़ेंगे? बीइंग। वाज वर के साथ में बीइंग, हैज हैव के साथ में बीन, हैड के साथ में बीन, और विल हैव या शैल हैव हो तो खाली विल शैल हो तो बी जोड़ना है, विल हैव और शैल हैव हो तो इसके साथ में बीन जोड़ना है। अब इतना ये आपको याद रखना है, और ये याद रह गई तो पैसिव वॉइस बनाने में कोई समस्या आएगी नहीं, रह जाएगा। और इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और ढूंढोगे या फिर देखोगे तो और माथापच्ची करोगे, वो समझ में नहीं आएगा। आपको इतना याद रखना है कि जब डू डज या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ में SIS हो, उस समय हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे इज आर एम, यानी पैसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आपको ज़रूरी लगानी है। हेल्पिंग वर्ब के बाद में उसकी आपको मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ये टेबल आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर चाहें आप तो इस वीडियो को रोक करके इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लें